हाय एवरीवन। आज हम हमारी रिमोट सेंसिंग सीरीज़ के इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि है रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म्स। और इसके अलावा बाकी के जो भी वीडियोस हैं उसे आप एक्सेस कर सकते हैं ऊपर आई बटन के द्वारा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके रिमोट सेंसिंग प्लेलिस्ट को सर्च कर सकते हैं। तो आइए हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म्स। इंट्रोडक्शन टू रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म्स। तो रिमोट वर्ड आप सभी ने सुना ही होगा। रिमोट का मतलब क्या होता है, हम उस जगह को भी एक्सेस कर पाएँ विदाउट द फिज़िकल टच। जैसे हमारे टीवी का भी रिमोट होता है, तो हमें टीवी तक जाकर उसे स्विच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे पास एक रिमोट होता है जहाँ हम अपने एक डिस्टेंस पर बैठ के उस टीवी को एक्सेस कर सकते हैं। तो वही रिमोट होता है कि विदाउट द फिज़िकल कॉन्टैक्ट जब आपको एक्सेस करना हो तो उसे रिमोट के थ्रू हम कर सकते हैं। और सेंसिंग मतलब सेंस करना। तो इसके लिए कुछ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं कि रिमोट सेंसिंग हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। तो रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो व्हीकल्स या स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके ऊपर सेंसर्स लगे होते हैं, और ये सेंसर्स डेटा को इकट्ठा करते हैं अबाउट द अर्थ सरफेस, क्योंकि हमें अर्थ के बारे में जानकारी चाहिए। तो वो सेंसर्स जो है वो अर्थ सरफेस से रिलेटेड जो भी जानकारी है, जो भी डेटा है, उसको इकट्ठा करेंगे। रिमोट सेंसिंग का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एक डिस्टेंस से डेटा को कलेक्ट करना, या तो एयर के द्वारा, या फिर स्पेस में, या फिर ग्राउंड पर ही किसी व्हीकल्स पे हम सेंसर्स लगा लेंगे और उससे हमारा डेटा हम कलेक्ट करते जाएंगे। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ स्पेस बॉर्न। स्पेस बॉर्न मतलब जो स्पेस में है और डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि सैटेलाइट्स। जो सैटेलाइट्स हैं वो स्पेस में रिवॉल्व होती रहती हैं और कॉन्स्टेंटली जो है मॉनिटर करती रहती हैं अर्थ के सरफेस को, और वहाँ पर उनके सेंसर्स के थ्रू वो डेटा कलेक्ट करती रहती है। देन द सेकेंड वन इज़ एयरबॉर्न। एयरबॉर्न मतलब इसमें बॉर्न का मतलब होता है कैरियर, जिसमें कैरियर जो हो वो एयर में कैरियर होता है उसका, जिसके एग्जांपल है एयरक्राफ्ट या फिर यूएवीज, अनमैन्ड व्हीकल्स। और उस फिर थर्ड जो टाइप होता है वो होता है ग्राउंड बेस्ड, मतलब ग्राउंड पर ही कोई या तो छोटा सा कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, या फिर ग्राउंड में ही जो व्हीकल्स होते हैं उसके ऊपर आप सेंसर्स लगा सकते हैं और जो है डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फिर हम पढ़ने जा रहे हैं कि इम्पॉर्टेंस ऑफ रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म्स क्या है, हम क्यों इन रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहे हैं, इसका क्या पर्पस होगा। तो इसका पर्पस है ग्लोबल कवरेज। जो स्पेस बॉर्न प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो ग्लोबल कवरेज देते हैं, वाइल एयरबॉर्न और ये लोकलाइज्ड डेटा कलेक्ट करते हैं। कैसे? जैसे कि जो स्पेस बॉर्न मतलब जो सैटेलाइट्स हैं वो पूरे अर्थ का चक्कर लगाती है। तो जब वो पूरा अर्थ का चक्कर लगाएगी तो आपको एक पूरे ग्लोब का कवरेज मिल जाएगा। वहीं अगर आप मान लीजिए कि किसी ग्राउंड कोई व्हीकल है और उसके ऊपर सेंसर लगाया है, तो आप उस व्हीकल से कितना ही ट्रैवल कर पाएंगे, कितना ही कवरेज आप कर पाएंगे एक सिटी से, एक एरिया से, तो भी उसमें भी आपको बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जो सैटेलाइट्स होगी वो एक पूरा, जैसे पोलर सैटेलाइट्स होती हैं, वो एक 1.5 घंटे में पूरे अर्थ का ऐसा चक्कर लगा लेती है। और जो जो स्टेशनरी होती है वो 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेते हैं। तो आप सोचिए कि एक दिन में आपको पूरा ग्लोब का कवरेज मिल रहा है। तो ये जो स्पेस बॉर्न सैटेलाइट्स होती हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वो ग्लोबल कवरेज देता है। वहीं जो एयरबॉर्न या फिर ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो लोकल एरिया का देते हैं। जैसे कि आपको किसी एक फील्ड का स्टेटस देखना है तो आप ये ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कर सकते हैं। इसमें डिटेलिंग ज़्यादा होगी जो ग्राउंड बेस होगा, क्योंकि वो बिल्कुल पास में होता है और आप बिल्कुल उसके ऊपर से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें डिटेलिंग जो है वो ज़्यादा आपको और बेटर मिल सकती है ग्राउंड बेस्ड में। ये प्लेटफॉर्म्स बहुत इफ़िशेंट होते हैं जिससे कि हम लार्ज डेटा, बहुत ज़्यादा डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत वास्ट एरिए से, वो भी क्विकली और कंटिन्यूसली। जैसे कि आप एक आप व्हीकल लेके चले कि यार मुझे ना इस एरिया का इंस्पेक्शन करना है, तो आप एक बार जाएंगे और वापस आ जाएंगे। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो कंटिन्यूसली ऐसा रिवॉल्व होता रहता है और कंटिन्यूसली आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, वो भी वास्ट एरिया की जल्दी से और कंटिन्यूसली। ये इसकी इफ़िशेंसी होती है। और इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, हम इन डेटा को कहाँ कहाँ एप्लीकेशन इसका कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए, मतलब जो भी वातावरण में जो भी
घटनाएं हो रही हैं उसको आप कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर सकते हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट कर लेंगे, उसको आप मॉनिटर करने के बाद आप उसको मैनेज कर सकते हैं कि अगर कुछ डिज़ास्टर होने वाला है तो। एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है। अर्बन प्लानिंग मतलब जो भी शहर का निर्माण करना हो, आपको देखना हो कि यार यहाँ पर जगह खाली है, इसके आसपास ये है, तो सैटेलाइट से आपको पूरी एक शहर की इस इमेज ले सकते हो आप। फिर वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कौन से एरिया में वेजिटेशन है, कहाँ पर खाली जगह है, कहाँ पर वाटर बॉडीज़ हैं एंड सो ऑन। और नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, जब ऐसे तो आपको पता नहीं चलेगा ना कि ये सब क्या है, लेकिन आप ऊपर से अगर आप सैटेलाइट की इमेज देखोगे तो आपको सब कुछ पता रहेगा कि यार इस एरिया में ये है, इधर ये है, तो आप एक बेटर जो है मैनेजमेंट कर सकते हैं इसमें, रिसोर्स मैनेजमेंट। तो आइए अभी जो भी ये तीनों टाइप्स हैं उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन है स्पेस बॉर्न या सैटेलाइट बेस्ड प्लेटफॉर्म्स। स्पेस बॉर्न मतलब जो स्पेस से हम जिसमें हम मॉनिटर कर रहे हैं, जैसे कि सैटेलाइट्स का यूज़ करके है। इसके एडवांटेज क्या होता है स्पेस बॉर्न का, एक सिनॉप्टिक व्यू मिल जाता है, मतलब एक सिंगल इमेज में ही सैटेलाइट से आपको एक सिंगल इमेज मिलेगी और आप सोचिए कि वो कितना बड़ा एरिया का आपको एक इमेज मिल जाएगा। तो आप एक सिंगल इमेज से ही इतना वाइड एरिया को कवर कर सकते हैं। और रिपीटेटिवनेस होती है कि ऐसा नहीं कि सैटेलाइट ने एक बार रिवॉल्व हो गया, एक इमेज जनरेट कर दिया और बस उसका हो गया काम, नहीं, वो कॉन्स्टेंटली स्पेस में चक्कर लगा रही है और वो कॉन्स्टेंटली आपको इमेज दे रही है, तो आपको कॉन्स्टेंट जो इमेज है वो रेगुलरली मिलती रहेगी। फिर उसमें ये सैटेलाइट्स भी बहुत अलग अलग टाइप्स की होती हैं कि कुछ पॉलर सैटेलाइट्स होती हैं, वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर ही रहे हैं। तो उसमें से एक सैटेलाइट की सीरीज़ है IRS सीरीज़, इंडियन रिमोट सेंसिंग सीरीज़। उसमें आपको हर 16 से 22 दिन में डेटा मिलता है नया। फिर इसका कवरेज तो जैसे हमने डिस्कस कर ही लिया कि ऐसी जगह भी एक्सेस कर सकते हैं जहाँ पर हम नॉर्मली हमारा जाना पॉसिबल नहीं हो सकता, जैसे कि बहुत हाइटेड कोई माउंटेन है तो हम कहाँ वहाँ चढ़कर जाएंगे या ऊपर से कैसे देखेंगे, तो वो कवरेज कवर करेगा सैटेलाइट्स। या फिर कुछ ऐसा फॉरेस्ट का एरिया हो गया वो जो बहुत मार्शी है, या फिर ऐसा है बहुत डेंजर है, या फिर जहाँ पर ह्यूमन का जाना बहुत ही ज़्यादा दुर्गम है, तो ऐसे भी जहाँ हमारे एक्सेस से बाहर है वो जगह, लेकिन हम सैटेलाइट के थ्रू उस जगह को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप चले भी गए तो कितनी बार ही जाएंगे, लेकिन सैटेलाइट के थ्रू आप उसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर सकते हैं। तो कांस्टेंट मॉनिटर से क्या होता है कि जैसे कि जो भी उसमें डेवलपमेंट होता रहता है, या फिर जैसे फॉरेस्ट को हमने देखा, फिर उसके बाद जो डेटा देखा, कभी फॉरेस्ट फायर हो गया या फिर कुछ और घटनाएं हो गई, तो आप उसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर सकते हैं सैटेलाइट के थ्रू। फिर सेकेंड टाइप का जो प्लेटफॉर्म होता है वो होता है एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म्स। एयरबॉर्न मतलब जो कैरियर्स होंगे वो एयर में होंगे, जैसे कि एयरक्राफ्ट या फिर यूएवी मतलब अनमैन्ड व्हीकल्स, जिसको हम डायरेक्टली नहीं चला रहे हैं, वो जैसे कि ड्रोन्स हो गए, या फिर जो इंस्ट्रूमेंट्स हो गए रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट को कैरी करते हुए, जो भी जैसे ड्रोन्स हो गया, तो वो एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म हो जाएगा। उसके ऊपर सेंसर्स लगे होंगे और उन्हीं सेंसर से हम डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन को निकाल पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। फिर थर्ड टाइप का जो होता है वो होता है ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स, मतलब ग्राउंड पर ही कोई आपका व्हीकल हो गया और उस पर आपने सेंसर्स लगा दिए, इंस्ट्रूमेंट लगा दिया कि ये इसकी रिमोट सेंसिंग करनी है, या फिर जो हैंड हेल्ड डिवाइसेस होते हैं जैसे स्पेक्ट्रोमीटर वगैरह, ये सब ग्राउंड लेवल पर आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो ये ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हो गए। जैसे कि इनके एग्जांपल्स हैं इंफ्रारेड थर्मोमीटर, स्पेक्ट्रल रेडियोमीटर, पायलट बलून्स, रडार्स, ये सब। तो इन्हीं तीनों प्लेटफॉर्म को हम एक एक करके और डिटेल में डिस्कस करते हैं। ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो, इसमें क्या होता है, जो ग्राउंड पे जो व्हीकल्स होते हैं या फिर कोई टावर लगा होता है जो एक लोकलाइज्ड एरिया की डिटेल कलेक्शन के लिए हमको डेटा कलेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं, उस पर सेंसर्स को माउंट कर दिया जाता है, मतलब सेंसर्स को लगा दिया जाता है ग्राउंड पर।
जैसे स्टेशनरी सेंसर्स फॉर माइक्रो क्लाइमेट और सॉइल प्रॉपर्टीज़, जैसे कि हमको उस एरिया की, मान लो कोई एक फील्ड है, उसकी सॉइल प्रॉपर्टीज़ को हमको मॉनिटर करना है, तो लोकलाइज्ड वो हो गया हमको डेटा कलेक्शन, तो उसमें हम ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे। अब सैटेलाइट से कोई आपका एक पर्टिकुलर खेत की डेटा तो आपको निकाल कर देगा नहीं, तो उस बेसिस में हमको ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स यूज़ करेंगे और उसमें हम डिटेल जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर पाएंगे। तो ग्राउंड में भी क्या होते हैं, मोबाइल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि मोबाइल मतलब किसी कार या किसी ट्रक पर हमने सेंसर्स लगा दिए और वो जो ट्रक है या ट्रैक्टर है वो पूरे वहाँ पर एरिया में ऐसे चक्कर लगा रहा है और वो जहाँ जहाँ मूव कर रहा है उसमें सेंसर्स के थ्रू वहाँ का डेटा कलेक्ट करते जा रहा है। फिर फिक्स्ड प्लेटफॉर्म्स होते हैं, मतलब ये एक जगह पर फिक्स रहेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि कोई टावर है, वो इस जगह पर फिक्स है, वो टावर यहीं पर रहेगा, या फिर कोई पोल है, मैस्ट्स है, वो एक जगह पर फिक्स है और उनके ऊपर सेंसर्स लगे हैं, तो इसके आसपास का जो भी एरिया है वो वहाँ का कॉन्स्टेंटली जो है डेटा वो कलेक्ट करता जा रहा है। तो ये हो गया फिक्स्ड प्लेटफॉर्म। फिर हैंड हेल्ड डिवाइसेस हो गए, जैसे कि वही स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर, ये हैंड हेल्ड है कि वो एक डिवाइस है और वो आपको एक, मान लीजिए कि आपका ये लीव्स या आपका एक प्लांट लगा हुआ है, तो आप इसको इसके पास में लेकर जाएंगे और आप इस प्लांट की रीडिंग, पर्टिकुलर आपको जिन प्लांट्स की अलग अलग लोकेशन पे आपको रीडिंग चाहिए, आप वो रीडिंग ले सकते हैं यूजिंग द हैंड हेल्ड डिवाइस। फिर अब इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, जैसे कि सॉइल मॉइस्चर, ग्राउंड बेस्ड सेंसर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, सॉइल का मॉइस्चर हमको डिटरमाइन करना है तो हम कर सकते हैं। वेदर की मॉनिटरिंग करनी है, मतलब टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, एयर का प्रेशर, ये सब हम मेजर कर सकते हैं ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म से। और उसके अलावा एयर की क्वालिटी भी हम मेजर कर सकते हैं कि पॉल्यूशन लेवल कितना है, एयर की क्वालिटी कैसी है, एक QI इंडेक्स भी हम निकाल सकते हैं। फिर अब ये जो ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसके क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि ग्राउंड बेस्ड सेंसर, सॉइल मॉइस्चर सेंसर्स, वेदर स्टेशंस, पोर्टेबल GPS डिवाइसेस भी होते हैं। फिर वेदर की मॉनिटरिंग करना, लोकल क्लाइमेट को मॉनिटर करना और वहाँ की जो भी मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस हैं उनको पता लगाना। एग्रीकल्चर में इम्पॉर्टेंस है इसकी, सॉइल कंडीशंस और प्लांट हेल्थ को डिटरमाइन करने के लिए। उसके अलावा जियोफिज़िकल स्टडीज़ के लिए, मतलब अर्थ से रिलेटेड उसकी मैग्नेटिक या ग्रेविटेशनल फील्ड को स्टडी करने के लिए, इन सब के लिए ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म्स। इसमें क्या होता है, इसमें जो सेंसर्स होते हैं वो एयरक्राफ्ट या फिर अनमेन्ड एरियल व्हीकल्स पर माउंट होते हैं और ये भी अर्थ से रिलेटिवली क्लोज ही होता है और अर्थ की सरफेस पे ये डेटा कलेक्ट करता रहता है, जैसे कि ड्रोन्स हो गए या फिर एयरक्राफ्ट हो गया जिसके ऊपर सेंसर्स लगे हैं। इसमें आपको डिटेल्ड इन्फो मिलेगी किसी भी पोर्शन ऑफ अर्थ की किसी भी टाइम पर, लेकिन ये एक्सपेंसिव होते हैं, जैसे कि आप ड्रोन का ही एग्जांपल ले लीजिए, या फिर एयरक्राफ्ट से भी आपको डेटा कलेक्ट करना है तो आप सोचिए एयरक्राफ्ट खरीदना आपके लिए कितना एक्सपेंसिव होगा। तो ये जो प्लेटफॉर्म है वो कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव होता है इसको यूटिलाइज़ करना। फिर मैन्ड एयरक्राफ्ट मतलब उसके अंदर कोई बैठकर उसको ऑपरेट कर रहा है, जैसे हेलीकॉप्टर्स या प्लेन्स हो गए ना, वो उसको किसी को ऑपरेट करना पड़ेगा, तो उसके अंदर सेंसर्स लगे होते हैं लोकल डेटा कलेक्शन के लिए। जैसे कि आप देखते हैं कि जब कहीं पर बाढ़ आ जाती है या सूखा पड़ जाता है तो उसको ऊपर से हेलीकॉप्टर के थ्रू वहाँ का दौरा किया जाता है कि यार कहाँ पे किस एरिया में कितना कितना हानि हुई है, नुकसान पहुँचा है, तो वो भी एक प्लेटफॉर्म है। या फिर वो तो ऐसे नेकेड आई से करते हैं, फिर उसमें सेंसर्स लगाकर भी आप उसको पूरे एरिया को मॉनिटर कर सकते हैं और उसका डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। फिर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, मतलब जो ड्रोन होता है उसको तो हम ऐसे ही रिमोटली कंट्रोल करते हैं ना, उसके अंदर कोई बैठा नहीं है, इसलिए उसको बोलेंगे अनमैन्ड, मतलब उसके अंदर कोई बैठ के उसको चला नहीं रहा है, उसको रिमोटली कंट्रोल किया जा रहा है, इसलिए ये हो गया अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। ये जो ड्रोन्स होते हैं वो टारगेटेड डेटा कलेक्शन करते हैं रिमोट और इनएक्सेसिबल एरियाज़ में, जहाँ पर आप खुद चल कर नहीं जा सकते डेटा कलेक्ट करने के लिए, या फिर आपको बहुत टाइम लग जाएगा, आप एक एक करके जाएंगे, तो ड्रोन का हम यूज़ करते हैं। फिर इसके एडवांटेज क्या होते हैं एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म के, कि वही फ्लैक्सिबिलिटी होती है डेटा कलेक्शन में, एक स्पेसिफिक एरिया का
डेटा कलेक्शन कर सकते हो। ड्रोन को हम कहीं पर भी ऐसे उड़ा देंगे और वो एयर में होगा तो इनएक्सेसिबल एरियाज़ को भी एक्सेस कर पाएगा। फिर लोअर एल्टीट्यूड, क्योंकि ये ग्राउंड से थोड़ा ही ऊपर होता है तो उसमें हाई रेजोल्यूशन का डेटा कलेक्शन होता है। मतलब अगर आप एक फ़ोटो भी अगर मान लीजिए खींच रहे हैं किसी की, तो अगर आप पास से खींचेंगे उस व्यक्ति की फ़ोटो तो वो ज़्यादा क्लियर आएगी, बजाय आप बहुत दूर खड़े होकर उसकी फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। तो वैसा ही इन प्लेटफॉर्म्स का भी होता है, क्योंकि ये बहुत लोअर एल्टीट्यूड पे होते हैं तो इनका डेटा कलेक्शन भी हायर रेजोल्यूशन का होता है और ज़्यादा डिटेल्ड होता है। उसके अलावा ऑब्वियसली लोअर कॉस्ट होता है और फास्टर डिप्लॉयमेंट होता है सैटेलाइट्स की। अब सैटेलाइट्स तो एक इंडिविजुअल इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो बहुत करोड़ों का उसका खर्चा होता है और उसको बनाने में भी बहुत समय लगता है। तो ऑब्वियसली इट हैज़ लोअर कॉस्ट दैन सैटेलाइट्स। इन प्लेटफॉर्म्स का की मेन एप्लीकेशंस कहाँ होता है, तो फर्स्ट वन इज़ एग्रीकल्चर। प्रिसीजन एग्रीकल्चर के लिए, मतलब प्रिसाइज जितना ज़रूरत है सिर्फ उतना ही देना है आपको। ये वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी पर काम करता है, मतलब एक फील्ड को वो डिवाइड कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी। मतलब मान लीजिए कि फील्ड के इस कॉर्नर पर किसी न्यूट्रिएंट की कमी है, जैसे नाइट्रोजन यहाँ पर डिफिशिएंट है, और फील्ड के इस कॉर्नर पर जो नाइट्रोजन है वो सफिशिएंट है। तो इस पूरे फील्ड को ऐसा होमोजीनस यूनिट नहीं कंसिडर किया जाएगा कि इतना यूरिया लाया और इतनी बोरियां आपने सब पूरे फील्ड में डाल दी, नहीं। इस पार्ट को अलग, इस द डिफिशिएंट है तो सिर्फ यहीं पर एप्लीकेशन दिया जाएगा और यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। तो वो होता है प्रिसीजन एग्रीकल्चर। सिर्फ न्यूट्रिएंट नहीं, बाकी जो भी हम एप्लीकेशंस दे रहे हैं, फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, वो उसको एक फील्ड को हमने एक वेरिएबल हेट्रोजीनस यूनिट कंसिडर करते हुए हर एक यूनिट में अलग अलग एप्लीकेशन दिया जाएगा। जिससे क्या होगा, प्रिसाइज हो गया ना ये, कि प्रिसाइजली हमको यहीं पर नाइट्रोजन देना है, यहाँ पर नहीं देना है। तो इतना प्रिसीजन होता है इसके अंदर। तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर में। क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग में, अब जो क्रॉप की हेल्थ है उसको भी कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर सकते हैं हम एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म से, कि हम यहाँ पर सेंसर्स लगे हुए हैं कि जैसे यहाँ पर कुछ इन्फेस्टेशन हुआ, वहाँ आपको पता चल जाएगा कि यार ये जो हेल्थ है इसको मॉनिटर करने की ज़रूरत है, इसको कुछ हमें एप्लीकेशन देने की ज़रूरत है इस प्लांट को। फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, क्योंकि इसमें रियल टाइम डेटा कलेक्शन होता है। रियल टाइम डेटा कलेक्शन मतलब कॉन्स्टेंटली हम कर रहे हैं कि अभी ऐसा था यहाँ पर, अभी फ्लड हो गया है, तो रियल टाइम डेटा कलेक्शन होता है तो हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे कल का हमारे पास फ़ोटो लगा हुआ है और आज बाढ़ आ गई और हमने देखा है कि यार परसों का फ़ोटो हम देख के बोल रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, नहीं। रियल टाइम डेटा कलेक्शन होगा तो आज की जो स्थिति है हम वो भी देख पाएंगे और तभी तो हम उसको मैनेज कर पाएंगे कि वहाँ पर फ्लड आ गई है या फिर फायर लग गई है या फिर अर्थक्वेक आ गया है। तो जो भी डैमेज है उसको हम असेस कर सकते हैं। दैन द नेक्स्ट वन इज़ अर्बन प्लानिंग। अर्बन प्लानिंग मतलब जो भी हाई रेजोल्यूशन मैपिंग होती है, जो मैप होता है वो हाई रेजोल्यूशन का होता है, मतलब डिटेल्ड। ऐसा नहीं कि सड़क बनी है तो एक ऐसे लाइन खींच दी, उसका रेजोल्यूशन थोड़ा और बेटर होगा। तो हम उस हिसाब से अर्बन प्लानिंग कर सकते हैं कि हम शहर के किस किस हिस्से को डेवलप कर सकते हैं और कहाँ पे किस चीज़ का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। फिर इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, जैसे कि फॉरेस्ट कवर चेंज। हमने देखा, मान लीजिए कि हमने इस मैप में देखा कि यहाँ पर बहुत सारे पेड़ थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डेंसिटी कुछ कम हो गई है या बायोडाइवर्सिटी, ये सब है जो हम कॉन्स्टेंटली, ये सब चीज़ें जो हैं इसका एप्लीकेशन होता है एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। हम इन सब चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली एक्शन ले सकते हैं। तो इसके लिए हम डिस्कस करते हैं हमारे देश के एक पाइनियर इंस्टीट्यूट इसरो, उसके जो एयरबर्न प्लेटफॉर्म्स हैं और उनके क्या क्या यूजेस हैं उसके बारे में। हाई रेजोल्यूशन मैपिंग, ये हाई रेजोल्यूशन मैपिंग करते हैं जिसमें डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन होती है किसी लोकलाइज्ड एरिया की, फॉरेस्ट की और एग्रीकल्चर फील्ड्स की। सर्विंग, जियो स्पेशल मैपिंग ऑफ टेरेंस, फ्लड्स, डिज़ास्टर अफेक्टेड जोन्स, इन सबको सैटेलाइट्स के द्वारा एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म्स के द्वारा इन सब का सर्वे किया जाता है। दैन इसकी एप्लीकेशन क्या होगी, वही अनमैन्ड व्हीकल्स जो होंगे, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जो होंगे फॉर इन्वायरमेंटल स्टडीज़
के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। उसके अलावा डेटा कलेक्शन करके एग्रीकल्चर की मॉनिटरिंग कर पाएंगे, फॉरेस्ट कवर की एनालिसिस कर पाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली अर्बनाइजेशन स्टडीज़ कर पाएंगे। तो हमने ग्राउंड बेस्ड व्हीकल्स को डिस्कस कर लिया, एयर बेस्ड व्हीकल्स को, प्लेटफॉर्म्स को डिस्कस कर लिया। अब हम करेंगे डिस्कस स्पेस बॉर्न प्लेटफॉर्म्स यानी कि सैटेलाइट्स के बारे में। सैटेलाइट्स जैसे कि जो हमारा अर्थ है उसके सैटेलाइट जो होती है वो ऑर्बिट करती है। वो दो टाइप से होती हैं, जियो स्टेशनरी मतलब जो पूरे अर्थ का ऐसे चक्कर लगाती है, या फिर पोलर सैटेलाइट जो कि नॉर्थ टू साउथ ऐसे लैटिट्यूड में रोटेट करेंगी। तो जो सैटेलाइट्स होती हैं वो ऑर्बिट करती हैं अर्थ के अराउंड यूजिंग रिमोट सेंसिंग सेंसर्स। अब ये जो भी हैं इनमें सेंसर्स लगे होते हैं, वो सेंसर्स ये डेटा कलेक्ट करते हैं। लाइक सेंसर्स कैसे, ऑप्टिकल, इंफ्रारेड या फिर रडार सेंसर्स लगे होते हैं इनमें। ये सेंसर्स का एक अलग से वीडियो है, वो आप बेटर समझ लीजिएगा उसमें जाकर, वो प्लेलिस्ट में ही इंक्लूड है। फिर ये जो सैटेलाइट्स होती हैं इन्हें इनकी ऑर्बिट के अकॉर्डिंगली कैटेगराइज किया गया है। तो फर्स्ट वन इज़ लियो सैटेलाइट्स। लियो मतलब लो अर्थ ऑर्बिट। जो लो अर्थ ऑर्बिट मतलब जो इसकी हाइट कम होगी, जो अर्थ से सिर्फ 200 से 2000 किलोमीटर हाइट पर जो सैटेलाइट्स रिवॉल्व कर रही हैं वो लियो सैटेलाइट्स में आती हैं। और इसका रेजोल्यूशन ज़्यादा होगा क्योंकि ये अर्थ से पास में है। तो इसका अप टू 1 मीटर स्पेशल रेजोल्यूशन होता है। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब जैसे पिक्सल्स मान लीजिए आपकी 1 मीटर अगर बहुत बड़ी ऐसी इमेज है तो आपको 1 मीटर तक उसको जूम कर सकते हैं, उसके फर्दर आप उसको जूम नहीं कर पाएंगे। तो इसका रेजोल्यूशन ज़्यादा होता है, जिसके एग्जांपल्स हैं कार्टोसैट और लैंडसैट। ये कार्टोसैट और लैंडसैट ये सब सैटेलाइट्स के नाम हैं। जो भी सैटेलाइट होती है उसका एक पर्टिकुलर यूज़ होता है, अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग सैटेलाइट्स होती हैं। तो कार्टोसैट सैटेलाइट का यूज़ क्या, एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन है हाई रेजोल्यूशन पैनोक्रोमेटिक और मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग करना। और जो लैंडसैट होता है वो लैंड कवर को डेटा कलेक्शन के लिए होता है। एग्रीकल्चर और अर्बन स्टडीज़ के लिए लैंडसैट का यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं वो कितने हाइट पे होती हैं अर्थ के इक्वेटर से, 36,000 किलोमीटर या फिर टू बी प्रिसाइज 35,786 किलोमीटर। और ये जो होता है ये सैटेलाइट्स, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स वो उसी स्पीड पर वो करती हैं, अर्थ की स्पीड पर ही ये रोटेट करती हैं। जैसे कि इसका रेजोल्यूशन पहले हम देख लेते हैं। इसका मॉडरेट स्पेशल रेजोल्यूशन होता है, मतलब इसका जैसे हाई है मतलब ज़्यादा अच्छा होगा इसका रेजोल्यूशन, इसका मॉडरेट होगा क्योंकि ये थोड़ी दूरी पर चला गया है, थोड़ी क्या बहुत दूरी पे चला गया है। और ये कंटिन्यूस मॉनिटरिंग देगा ऑफ द सेम एरिया। सेम एरिया मतलब मान लीजिए ये अर्थ है और ये आपका शहर है, तो ये कॉन्स्टेंटली एक ही जगह पर मॉनिटर करेगी ये सैटेलाइट। अब वो एक जगह पर कैसे सैटेलाइट मॉनिटर करेगी, क्योंकि ये है प्लेस्ड एट 3600 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, और यहाँ पर ये उसी स्पीड पर रोटेट होती है जिस स्पीड पर अर्थ घूम रही है। तो जैसे अर्थ यहाँ पर घूमी तो ये सैटेलाइट भी यहाँ पर आ गई, तो आपका ये शहर भी यहाँ पर आ गया। तो इसकी स्पीड अर्थ की स्पीड से सेम होती है, इसलिए ये सैटेलाइट हमेशा जैसे जैसे अर्थ घूमती जाएगी वैसे वैसे उसी स्पीड पर ये सैटेलाइट भी घूमती जाएगी। तो ये एक ही एरिया का मॉनिटर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करेगी। तो हमको अगर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग चाहिए तो हम उस केस में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का यूज़ करते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के इनसैट सीरीज़ जो कि इंडिया की सैटेलाइट है, और जीसैट सीरीज़।
तो जो इनसेट सीरीज़ है उसका काम क्या है, वेदर फॉरकास्टिंग करना। अब जैसे हमको वेदर कंडीशंस तो हमको कंटिन्यूसली ही चाहिए ना, कि वेदर का क्या है, आज नहीं तो अभी 1 घंटे पहले कुछ और था, फिर दूसरे घंटे कुछ बदल गया, तो उस कंडीशन में हमको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ही चाहिए, इसलिए हम यूज़ करेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का। उसके अलावा जीसैट सीरीज़ है जिसका काम है कम्युनिकेशन करना, दैट सपोर्ट रिमोट सेंसिंग डेटा ट्रांसमिशन। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट को भी हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ही रखेंगे। फिर ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के से मिलती जुलती एक और सैटेलाइट होती है, उसको हम बोलते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स। वो भी इसका उसका डिस्टेंस भी इतना ही रहता है 35,786 किलोमीटर। लेकिन जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स है वो इक्वेटर के एकदम ऊपर होती है, लेकिन जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स होती हैं वो स्लाइटली उसका टिल्टेड होता है एंगल। कितना टिल्टेड होता है, तो 0 से 180 डिग्री जो है वो उसका एंगल टिल्टेड होता है। 180 डिग्री जो उसका एंगल होगा वो इक्वेटर से टिल्टेड होगा। वहीं जो जियो स्टेशनरी है वो उसका एंगल 0, वो टिल्टेड नहीं होता, वो इक्वेटर के जस्ट अबव होती है। तो ये जो जियो स्टेशनरी होती है वो एक तरह से जियो सिंक्रोनस का ही पार्ट होती है। जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा तो वो हो जाएगी जियो स्टेशनरी, और जब इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के बीच में हो जाएगा तो वो हो जाएगी जियो सिंक्रोनस। तो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं उसकी इसेंट्रिसिटी जो होती है वो 0 होती है, और वहीं जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स होती हैं उसकी इसेंट्रिसिटी 0 से 1 के बीच में होती है। सो जो नेक्स्ट टाइप की सैटेलाइट ऑर्बिट है वो है पोलर ऑर्बिट। जैसे कि ये हमारा अर्थ है, तो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स थी वो ऐसे मूव कर रही थी वेस्ट टू ईस्ट, लेकिन ये जो पोलर सैटेलाइट्स हैं जैसे कि इसके नाम में है पोलर पोल्स, तो ये ऐसे मूव करेगी टूवर्ड्स साउथ, नॉर्थ से साउथ की ओर ये सैटेलाइट्स मूव करेंगी। और इसका जो एल्टीट्यूड होगा वो भी कम होता है, वो अराउंड हाइट सिर्फ 800 से 900 किलोमीटर पे होती है, जहाँ पर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स 36,000 किलोमीटर दूर पर है। वहीं जो पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स है वो 800 से 900 किलोमीटर की दूरी पर होंगी। क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो कम है, तो ये जो पोलर सैटेलाइट्स होंगी वो ज़्यादा जल्दी अर्थ का चक्कर लगा पाएंगी। लेकिन इसमें एक बात और है, जैसे हमने देखा था कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो सेम एरिया को कवर कर रही है, लेकिन आप देखिएगा कि ये सैटेलाइट्स इस तरह से चक्कर लगा रही है नॉर्थ से साउथ में, और ये जो अर्थ है ये भी तो अपने आप में रोटेट हो रहा है ना, वो ऐसा रोटेट होता जा रहा है। मतलब अगर मान लीजिए कि अभी 1-1.5 घंटा पहले वो सैटेलाइट्स यहाँ से होकर गुजरी है, तो अभी ये जो पोर्शन है क्योंकि अर्थ रोटेट हो रहा है, जो बीच में था अब वो रोटेट होकर यहाँ पर आ गया होगा। तो ये जो सैटेलाइट्स हैं वो सेम एरिया का चक्कर नहीं लगाएंगी, बल्कि ये अलग अलग होता जाएगा। ये अब यहाँ पर आई सैटेलाइट, लेकिन जिसका अभी लगाया था इसने चक्कर वो इधर चला गया, तो इसलिए ये कॉन्स्टेंटली घूमती रहेगी और इस तरह से पूरे अर्थ को कवर कर लेगी, क्योंकि अर्थ भी अपने आप में रोटेट हो रही है, सैटेलाइट भी रोटेट हो रही है, और ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जो सैटेलाइट है वो मूव कर रही है, और जो अर्थ है वो भी अपने आप में मूव वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स हैं। इसका रेजोल्यूशन क्या होगा, मॉडरेट टू हाई रेजोल्यूशन होगा। इसके एग्जांपल्स हैं रिसोर्स सेट, जैसे कि लैंड रिसोर्सेज, इसमें हमको और अगर डिटेल चाहिए कंपैरेटिवली टू जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, अगर हमको डिटेल्ड डेटा चाहिए तो हम पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स का यूज़ करेंगे। तो रिसोर्स सेट क्या करता है, लैंड रिसोर्सेज को और एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग करता है ये सैटेलाइट। फिर ओशन सेट, जैसे कि उसके नाम में है ओशन, तो वो ओशन और एटमॉस्फेयर का डेटा कलेक्शन करेगा। लैंड सेट जो कि एक यूएसए की सैटेलाइट है, और स्पॉट जो कि फ्रांस की सैटेलाइट है, और आईआरएस सीरीज़ जो कि इंडिया की है। ये सब पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स हैं।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मान लीजिए ये अर्थ है और जो सैटेलाइट है उसकी ऑर्बिट तो फिक्स ही है ना, कि वो यहीं से चक्कर लगाएगा। तो पहले अर्थ इस एरिया का यहाँ से वो पास हुई सैटेलाइट, क्योंकि अब अर्थ जो है वो रोटेट हो गया, लेकिन सैटेलाइट की ऑर्बिट तो फिक्स ही है। मान लीजिए कि जहाँ से उसने चक्कर लगाया था वो यहाँ पर पहुँच गया है, तो अर्थ विल रोटेट बट ऑर्बिट इज़ फिक्स्ड। तो अगर अर्थ की ऑर्बिट शिफ्ट भी हो गई तो इस तरह से जो अभी यहाँ का उसने ऑलरेडी मॉनिटर कर चुका है, फिर अब वो सैटेलाइट ने जब उसका सेकेंड राउंड आया तो यहाँ का भी चक्कर लगा लिया, फिर जब थर्ड राउंड आएगा तो यहाँ का भी हो जाएगा चक्कर। तो इस तरह से वो पूरी अर्थ को वो ग्रेजुअली कवर कर लेगा। और उसमें भी अगर हम अगर 2-3 पोलर सैटेलाइट्स को एक साथ लगा लें तो हम एक टाइम में कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर सकते हैं अर्थ को। ये पोलर ऑर्बिट का एक जो रेवोल्यूशन होता है वो जनरली 1.5 घंटे में हो जाता है पूरा, इतना फास्ट ये मूव होती है सैटेलाइट। और एक दिन में कम से कम मतलब नियरली 15 टाइम्स जो है वो। तो जैसे कि ये एक सैटेलाइट है, जो इस सैटेलाइट का ऑर्बिट तो फिक्स है ना, वो ऐसे ही चक्कर लगाने वाली है नॉर्थ टू साउथ में, लेकिन जो अर्थ है वो रोटेट हो रही है। तो अर्थ का मान लीजिए कि अभी फर्स्ट राउंड में यहाँ का उसने एक्सेस कर लिया, फिर जब वो सेकंड राउंड आएगा तब तक अर्थ रोटेट होकर यहाँ पर जो उसने पहले एक्सेस किया था वो यहाँ पहुँच गया। अब ये जो नया सरफेस है उसको एक्सेस करेगी, ऐसे ही सो ऑन ये एक्सेस करती रहेगी। और ये पूरा एक चक्कर लगाने में, एक रिवॉल्यूशन के लिए जो पोलर ऑर्बिट है उसको अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटा लगता है। तो इसी तरह वो एक दिन में 15 टाइम्स तक जो है वो रिवॉल्व कर लेती है अर्थ के अराउंड। तो हम एक बार में अगर एक जगह का डेटा है तो हम अगर एक साथ 3 पोलर सैटेलाइट्स लगा दें तो हम पूरे अर्थ को कवर कर सकते हैं, पूरा कवरेज इसका हो जाएगा। तो ऐसे ही जो पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट्स होती हैं, अगर हमको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए किसी एरिया की तो हम उसको पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स का यूज़ करेंगे। तो देख सकते हैं आप कि मतलब एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, मतलब एक दिन में वो 15 बार रिवॉल्व हो रही है। तो एक बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हम रिपीटेड इमेजेस ले सकते हैं किसी भी जगह की। जैसे जो जियो स्टेशनरी हो रही है वो तो एक ही जगह की कांस्टेंट मॉनिटरिंग किए जा रही है। तो कांस्टेंट मॉनिटरिंग से ये नहीं है कि उसके कवरेज पे भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि कांस्टेंट मॉनिटरिंग है तो सिर्फ एक ही शहर की करेगी। अगर उसका कवरेज ज़्यादा है तो हो सकता है वो आधे अर्थ की, मतलब बहुत एक कंट्री को एक्सेस कर सके। तो उसके कवरेज पे डिपेंड करता है कि वो एक टाइम पर कितना सरफेस को कवर कर रही है। तो एक ही जिस एरिया को कवर कर रही है उसकी वो कांस्टेंट मॉनिटरिंग कर पाएगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और ये जो पोलर ऑर्बिटिंग है वो एक जगह की ना करते हुए वो बार बार फास्टली पूरे अर्थ को एक्सेस कर लेगा शॉर्ट टाइम में। तो इससे हमको मल्टीपल्स इमेजेस जो हैं वो जनरेट हो जाती हैं, रिपीटेड इमेजेस एक ही जगह की शॉर्ट टाइम में हम ले सकते हैं। पोलर सैटेलाइट के कुछ रीसेंट एग्जांपल्स हैं GISAT, जो कि रियल टाइम अर्थ ऑब्जर्वेशन करता है, और RISAT, RI मतलब रडार बेस्ड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ये सभी वेदर कंडीशंस के लिए, और इसमें दिन और रात दोनों में ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर रडार लगा हुआ है, वरना रात में ऑब्जर्वेशन लेना मुश्किल हो जाता है, लेकिन रडार के यूज़ से आप उसमें नाइट में भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। अब स्पेस बॉर्न जो भी प्लेटफॉर्म मतलब सैटेलाइट्स हैं उनकी क्या एप्लीकेशंस हैं। अर्थ का ऑब्जर्वेशन करना, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि लार्ज स्केल पर इन्वायरमेंट की मॉनिटरिंग करना, लैंड यूज़ देखना और लैंड कवर चेंजेस देखना। जैसे कि हमने एक इमेज देखी, उसमें हमने देखा कि ये जो एरिया था वहाँ पर पहले तो खाली पड़ा हुआ था, लेकिन फिर हमने उसकी दूसरी इमेज देखी दूसरे कुछ टाइम स्पैन बाद, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है या फिर कुछ है। तो इस तरह से हम जो लैंड यूज़ है, जो चेंज है, उसको भी हम इस सैटेलाइट्स की इमेज के थ्रू हम उसे देख सकते हैं, और इसका अकॉर्डिंग जो नेचुरल रिसोर्स है उसका मैनेज कर सकते हैं। फिर एग्रीकल्चर में क्रॉप की मॉनिटरिंग कर सकते हैं,
सॉइल मॉइस्चर की मैपिंग कर सकते हैं और ईल्ड की प्रिडिक्शन कर सकते हैं। हम देखेंगे कि कितने कहाँ कहाँ पर सोइंग हुई है। अगर ऊपर से एक सैटेलाइट इमेज देखेंगे, हम देखेंगे कि इतनी फील्ड में ये सोइंग किया गया है, ये क्रॉप है, तो उस अकॉर्डिंग हम जो ईल्ड है उसकी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए फ्लड्स को ट्रैक करके हरिकेन्स, वाइल्ड फायर्स, अर्थक्वेक्स, इन सब को ट्रैक कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। फिर क्लाइमेट की मॉनिटरिंग करना, एटमॉस्फेयर की कंडीशंस को देखना, ग्रीन हाउस गैसेस को असेस करना, ग्लोबल जो टेम्परेचर का ट्रेंड है उसको असेस कर सकते हैं हम सैटेलाइट्स के थ्रू। अर्बन प्लानिंग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लैंड यूज़ क्लासिफिकेशन, इन सब के लिए। फिर इसरो की जो स्पेस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। एक कार्टोसैट की सीरीज़ है, मतलब कार्टोसैट के नाम से बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं। ये कार्टोसैट सीरीज़ का काम क्या है, हाई रेजोल्यूशन की ये सैटेलाइट है और ये कार्टोग्राफिक एप्लीकेशन, मतलब जो अर्बन प्लानिंग है उसके लिए यूज़ की जाती है कार्टोसैट। जो रिसोर्स सेट है वो रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए होती है, रिसोर्स मैनेजमेंट, फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर के लिए। जो आर आई सेट है, आर आई सेट मतलब जो रडार बेस्ड है, इसमें रडार होगा तो ये इसमें हम नाइट में भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर रडार लगा हुआ है और सारे वेदर्स को ऑब्जर्वेशन कर सकता है और उस पर एक सर्विलेंस रख सकता है कि ये चेंजेस आ रहे हैं वेदर में और उस अकॉर्डिंग हमको एक्शन ले सकते हैं अगर कुछ कंडीशंस अराइज हुई ऐसी। तो इनसेट सीरीज़ है वो वेदर और क्लाइमेट को ऑब्जर्व करती है और इमेजिंग कैपेबिलिटीज़, मतलब इमेज जनरेट करके। ओशन सेट सीरीज़ है तो वो ओशन के जो भी पैरामीटर्स होंगे जैसे कि सी सरफेस का टेम्परेचर, सी लेवल, उसके अंदर का क्लोरोफिल, ये सब ओशन सेट सीरीज़ मॉनिटर करेगी। फिर अब ये तीनों प्लेटफॉर्म को एक बार फिर से कंपेयर कर लेते हैं तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा। हमने कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पढ़े, स्पेस बॉर्न मतलब सैटेलाइट्स, एयरबॉर्न और ग्राउंड बेस्ड। रेजोल्यूशन की बात करें तो स्पेस बॉर्न का हाई होगा और इनका वेरी हाई होगा क्योंकि ये बहुत क्लोज हैं अर्थ सरफेस से। रेजोल्यूशन ज़्यादा मतलब मोर डिटेलिंग। कॉस्ट अगर हम बात करें तो ग्राउंड बेस्ड की कम होगी, एयरबॉर्न ड्रोन्स और इनकी कंपैरेटिवली मीडियम होगी और सैटेलाइट्स में तो फिर करोड़ों का खर्चा आता है, ये आपको पता ही है। फिर डेटा कलेक्शन एरिया ग्लोबल, पूरे ग्लोब को ये कवर कर सकता है। जो एयरबॉर्न है वो लोकलाइज्ड होगा कि एक एरिया है, लोकल एरिया वहाँ का करेगा, और ग्राउंड बेस्ड वेरी लोकलाइज्ड। मान लीजिए कि आपको आपके फील्ड का करना है तो ये बहुत लोकलाइज्ड हो गया। इनके एग्जांपल्स हैं, जो स्पेस बॉर्न सैटेलाइट्स के एग्जांपल है कार्टोसेट, रिसोर्स सेट, आर आई सेट, इनसेट, ये सब जो हमने पीछे डिस्कस करे वो एग्जांपल्स हैं। एयरबॉर्न का अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जैसे ड्रोन्स वगैरह, या फिर एयरक्राफ्ट पर कुछ एयरक्राफ्ट है उसमें हमने सेंसर्स लगा लिए और वहाँ से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। और ग्राउंड बेस्ड क्या हो गया, सॉइल के सेंसर्स, स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर, वेदर स्टेशंस, ये टावर वगैरह पर सेंसर्स लगा के, ये सब ग्राउंड बेस्ड हो गए। फिर इनमें कुछ चैलेंजेस भी होते हैं रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म को। इनको आप इस तरह से मत पढ़िएगा कि ये जो चैलेंजेस है ये एग्ज़ाम में पूछेंगे या नहीं। कुछ चीज़ें हमें पढ़नी होती है ताकि हमारी उस टॉपिक से रिलेटेड जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर हो सके। तो चैलेंजेस क्या हैं स्पेस बॉर्न प्लेटफॉर्म में कि भाई उसका कॉस्ट लॉन्च का और मेंटेनेंस का बहुत हाई होता है। लिमिटेड स्पेशल रेजोल्यूशन होता है, मतलब उसकी डिटेलिंग थोड़ी कम होगी। जैसे कि ग्राउंड पे है तो आप आपकी फील्ड का सॉइल मॉइस्चर, प्लांट हेल्थ, ये सब मॉनिटर कर सकते हैं, लेकिन जो स्पेस बॉर्न है वहाँ पर आपको बिल्कुल ऐसा प्लांट टू प्लांट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, तो इसका स्पेशल रेजोल्यूशन कम होगा। डेटा ट्रांसमिशन में थोड़ा डिले होगा क्योंकि वो आएगा, फिर वो कन्वर्ट होगा, प्रोसेसिंग होगी, सब कुछ होगा, उसके बाद आपको डेटा मिलेगा। और एयरबॉर्न में है कि लिमिटेड कवरेज होता है सैटेलाइट के कंपैरिजन में। अब सैटेलाइट तो पूरा ग्लोब कवर कर रही है और जो एयरबॉर्न है वो एक पर्टिकुलर एरिया ही कवर कर पाएगा। वेदर डिपेंडेंसी होती है डेटा कलेक्शन के लिए। अगर अभी बारिश हो रही है, कुछ हो रहा है, तो आप आपका ड्रोन लेकर नहीं निकल सकते बाहर, तो आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा वेदर के ऊपर। ग्राउंड बेस्ड का होगा वही वेरी लोकलाइज्ड, बहुत ही कम जगह का डेटा मिलेगा, लार्ज स्केल मॉनिटरिंग के लिए सूटेबल नहीं है।
मेंटेनेंस और कैलिब्रेशन का इशू होता है। कैलिब्रेशन मतलब जो मशीन है वो कहीं ना कहीं गलत रीडिंग दे सकती है, तो आपको उसको सही करना पड़ेगा, उसको कैलिब्रेट करना पड़ेगा मॉनिटरिंग करने से पहले। सो अब एक बार समरी देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़े रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में कि ये प्लेटफॉर्म्स क्यों अर्थ सरफेस का क्रिटिकल डेटा कलेक्ट करने के लिए। इसके टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स पढ़े, स्पेस बॉर्न, एयरबॉर्न और ग्राउंड बेस्ड। और इसरो की एप्लीकेशंस पढ़ी हमने, स्पेस बॉर्न सैटेलाइट्स जैसे कार्टोसैट, रिसोर्सैट, एलाईसैट, आरआईसैट, एयरबॉर्न, ये सब इनके एग्जांपल्स हमने डिस्कस करिए डिटेल में। तो अब फ्यूचर में और क्या क्या डेवलपमेंट होगा रिमोट सेंसिंग के प्लेटफॉर्म्स में, वो है मिनिएचराइजेशन। मिनिएचराइजेशन मतलब छोटा कर देना। जो सेंसर्स हैं उसको अभी सैटेलाइट्स आप देखिए कितने बड़े बड़े होते हैं, तो जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको छोटा कर दिया जाएगा। ज़्यादा इफ़िशिएंट उसमें सेंसर्स होंगे, विल मेक चीपर, जिससे कि अगर हम उसे छोटा कर देंगे साइज़ में तो उसका जो कॉस्ट है वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगा और उसका एक्सेस भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप उसको हर कहीं कैरी करके नहीं जा पाते हैं, लेकिन वहीं अगर कोई छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जैसे पॉकेट साइज़ है तो आप उसको कहीं भी कैरी करके ले गए और आपने कहीं से भी उसका डेटा कलेक्ट कर लिया। फिर एआई और मशीन लर्निंग, जैसे कि एआई हम सब भी यूज़ कर रहे होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर, जो कि हमारे हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट कर देता है। तो ऑटोमेट कर दिया जाता है डेटा को, प्रोसेसिंग, एनालाइज जो हमको मैनुअली करना पड़ता है, वहीं एआई के यूज़ से हम जो हम घंटों का काम है उसको मिनटों में कर सकते हैं। तो एआई और मशीन लर्निंग का इनकॉर्पोरेशन करना डेटा प्रोसेसिंग में। फिर अनमैन्ड एरियल सिस्टम, जो यूज़ है ड्रोन्स का, उसको इंक्रीज़ किया जाएगा रियल टाइम और प्रिसाइज डेटा कलेक्शन करने के लिए रिमोट एरियाज़ में, मतलब ऐसे एरियाज़ में जहाँ हम एक्सेस कर पाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। फिर सैटेलाइट्स का कॉस्ट को कम करने के लिए, कॉस्ट इफ़ेक्टिव सैटेलाइट्स को डेवलप करने के लिए, अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए। वैसे जो इसरो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी इंडिया की, वो जानी जाती है अपने कॉस्ट इफ़ेक्टिव वर्क के लिए, सैटेलाइट्स डेवलपमेंट के लिए, जहाँ पे जितने कॉस्ट में दूसरी कंट्रीज़ की मूवीज़ नहीं बन पाती उतने कॉस्ट में यहाँ पर हमारे इसरो के साइंटिस्ट सैटेलाइट्स डेवलप कर लेते हैं। तो वही लो कॉस्ट जो सैटेलाइट्स है वो भी फ्यूचर ट्रेंड्स है, तभी वो सस्टेनेबल हो पाएगा और हम उसी बजट में ज़्यादा सैटेलाइट्स डेवलप कर पाएंगे। तो हमने ये जो भी पढ़ा उससे रिलेटेड हम फटाफट कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका और फ्रेशन अप हो जाए जो भी हमने पढ़ा। तो विच ऑर्बिट इज़ यूज्ड फॉर कार्टोसैट सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन। किस ऑर्बिट में कार्टोसैट सैटेलाइट को यूज़ करते हैं? तो कार्टोसैट सैटेलाइट का के लिए थी अर्बन प्लानिंग के लिए, तो उसको लियो ऑर्बिट में करते हैं, मतलब लो अर्थ ऑर्बिट में अर्बन प्लानिंग करना है तो हमको डिटेल्ड जो है एनालिसिस करनी होगी। तो लो अर्थ में जब होगी ऑर्बिट में सैटेलाइट तो वो हमको डिटेल्ड मैपिंग करके देगी और उसके अकॉर्डिंग हम अर्बन प्लानिंग करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म इज़ यूज्ड बाय RISAT फॉर ऑल वेदर ऑब्जर्वेशन। जो RISAT है वो स्पेस बॉर्न है और इसमें रडार का यूज़ होता है। हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की हाइट कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर या फिर 35,786 किलोमीटर टू बी प्रिसाइज। विच सैटेलाइट सीरीज ऑफ इसरो इज डेजिग्नेटेड फॉर लैंड रिसोर्स मैनेजमेंट। लैंड रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए कौन सी है? रिसोर्स सैट। ओशनोग्राफिक के लिए इजी है, ओशन सैट। मैन एडवांटेज क्या होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का? कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ द सेम एरिया, एक ही एरिया की हम बार बार कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग कर सकते हैं क्योंकि वो अर्थ की स्पीड से ही रिवॉल्व होती है। और व्हाट टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म डज लैंडसैट सैटेलाइट बिलोंग टू? सैटेलाइट है तो ये स्पेस बॉर्न होगी, लेकिन स्पेस बॉर्न में लो अर्थ ऑर्बिट, क्योंकि लैंडसैट है ये भी डिटेल्ड अर्बन प्लानिंग लैंड कंडीशन है तो इसको भी लो अर्थ ऑर्बिट में रखेंगे।
देन व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म्स इन रिमोट सेंसिंग। जो एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म्स थे उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? हाई रेजोल्यूशन लोकलाइज डेटा कलेक्शन करना। वरना हम सैटेलाइट से भी एक्सेस कर सकते हैं ना, लेकिन हमको लोकलाइज डेटा कलेक्शन करना है, वो भी हाई रेजोल्यूशन में, तो हम एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करेंगे। पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट्स कौन सा पाथ फॉलो करेंगे? पोलर है तो पोलर ऑर्बिट पाथ ही फॉलो करेंगे, मतलब नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में मूव करेंगी सैटेलाइट्स। और प्राइमरी यूज़ क्या है अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का रिमोट सेंसिंग में? प्रिसीजन एग्रीकल्चर। प्रिसीजन मतलब अभी मैंने जैसे बताया था, वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके प्रिसीजन एग्रीकल्चर करना, और लोकल एरिया की मॉनिटरिंग करना। बिल्कुल ही लोकल एरिया की करनी है आपको, बिल्कुल आपका फील्ड ही देखना है, आपका मोहल्ला, आपका ये शहर के आसपास ही देखना है, तो आप अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का यूज़ कर सकते हैं। पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स कितने हाइट पर होती हैं? तो वो होती है 800 to 900 किलोमीटर। लो अर्थ ऑर्बिट की हाइट होती है 200 से 2000 किलोमीटर। इसरो मिशन जो सिंथेटिक अपर्चर रेडार SAR को यूज़ करता है अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए, वो है RISAT सीरीज़। फिर रियल टाइम मॉनिटरिंग करने के लिए आइडियल क्या होगा? एयरबॉर्न अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। जो प्लेटफॉर्म्स लार्ज स्केल पर इन्वायरमेंट की मॉनिटरिंग करते हैं वो स्पेस बॉर्न, मतलब सैटेलाइट्स जो होंगी वो लार्ज एरिया की कर पाएंगी मॉनिटरिंग। और रिमोट सेंसिंग सेंसर जो कि कार्टोसैट यूज़ करता है हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग के लिए, वो है पैनक्रोमेटिक और मल्टी स्पेक्ट्रल, मतलब बहुत सारे स्पेक्ट्रम उसमें लगे होंगे अलग अलग बैंड्स पे। रियल टाइम डेटा कौन सी सैटेलाइट प्रोवाइड करती है मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के लिए? तो इनसेट सीरीज़ जो है रियल टाइम डेटा देती है मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के लिए। इनसेट सैटेलाइट का जो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? वेदर की मॉनिटरिंग करना और कम्युनिकेशन करना। GSAT के लिए कौन सी यूज़ करते हैं हम? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। लिडार टेक्नोलॉजी का प्राइमरी फीचर क्या होता है? लिडार टेक्नोलॉजी जो कि एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म्स में यूज़ करती है, ये लिडार टेक्नोलॉजी 3D मैपिंग कर देती है ऑफ टेरेन की, मतलब वो 3D कर देगी मैपिंग, जिससे कि आपको जो डेटा मिलेगा, फाइनल इमेज मिलेगी, वो 3D मिलेगी। कौन सी सैटेलाइट है रिसोर्स सेट बिलोंग टू इन टर्म्स ऑफ रिमोट सेंसिंग? रिसोर्स सेट कौन सी सैटेलाइट सिस्टम से बिलोंग करता है? स्पेस बॉन्ड, क्योंकि वो एक सैटेलाइट है। एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म्स का क्या एडवांटेज होता है ओवर स्पेस बॉर्न सैटेलाइट्स का? तो जो एयरबॉर्न होते हैं वो पास में होते हैं, इसलिए उनका रेजोल्यूशन ज़्यादा होता है और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है, कि मतलब आप चाहो कि यार इस कॉर्नर का भी मुझे डेटा चाहिए, तो आप एयरबॉर्न व्हीकल्स को, प्लेटफॉर्म्स को वहाँ तक ले जा सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं डेटा वहाँ का। कौन सा मॉनिटर करता है सैटेलाइट ओशन सरफेस पैरामीटर्स को? तो ओशन सेट। टिपिकल एल्टीट्यूड रेंज फॉर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, कितने हाइट तक ये व्हीकल जा सकते हैं? तो 100 से 500 मीटर तक। जहाँ पर आपकी सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर तक जा रही है, वहीं पर आपका जो एयर बेस्ड जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो 100 से 500 मीटर तक जा सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है ग्राउंड बेस्ड सेंसर्स का यूज़ करने का? कि बहुत लिमिटेड उसका कवरेज होता है एरिया। वेदर बलून्स जिनको हम ग्राउंड बेस्ड रिमोट सेंसिंग में यूज़ करते हैं, वो किस तरह का डेटा कलेक्ट करता है? वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेटेड, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करता है। कौन सी सैटेलाइट मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग है जिसके अंदर, जो कि लैंड यूज़ एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं? तो वो है रिसोर्स सेट, जिसमें मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग होती है, मतलब एक से ज़्यादा उसमें स्पेक्ट्रम बैंड्स हैं, और उस तरह से वो रिसोर्स सेट वो उसका एग्जाम्पल है। अर्बन प्लानिंग के लिए कार्टोसैट जो है वो कौन सी ऑर्बिट में होता है? जो सैटेलाइट अर्बन प्लानिंग के लिए यूज़ की जाती है, तो वो सन सिंक्रोनस, मतलब पोलर ऑर्बिट में ये सैटेलाइट होती है, पोलर ऑर्बिट। एयरबॉर्न और स्पेसबॉर्न प्लेटफॉर्म्स में क्या अंतर होता है विशेष? जो एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनका रेजोल्यूशन हाई होता है और लोकलाइज्ड कवरेज होता है, वहीं जो स्पेसबॉर्न प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो ग्लोबल कवरेज प्रोवाइड करता है। पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट जो कि स्पेसबॉर्न है, तो वो ग्लोबल कवरेज देगा और इन्वायरमेंट को मॉनिटर करेगा।
जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट क्या होती है? 36,000 किलोमीटर। डिटेल्ड अगर सॉइल मॉइस्चर हमको मैपिंग करनी है तो हम कौन से प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे? एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे। कौन सा प्लेटफॉर्म है जो कि रडार इमेजिंग यूज़ करता है? रडार, और वो भी सभी वेदर अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए। तो रडार बेस्ड कौन सी है? RISAT, आर फॉर रडार इमेजिंग एसएटी सैटेलाइट। फॉरेस्ट मॉनिटरिंग के लिए कौन सी यूज़ करेंगे? ऑब्वियसली हम बार बार जाकर एयरक्राफ्ट से तो फॉरेस्ट के ऊपर चक्कर लगाएंगे नहीं, तो हम सैटेलाइट का यूज़ करके उसकी कांस्टेंट मॉनिटरिंग करते रहेंगे। स्पेस बॉर्न प्लेटफॉर्म का की फंक्शन क्या है होता है? स्पेस बॉर्न का की फंक्शन यही होता है कि कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करता है, वो भी पूरे ग्लोब की, पूरे अर्थ सरफेस की। सो दैट वाज अबाउट दिस टॉपिक. So we have discussed the topic of remote sensing platforms and details along with the questions. इसके अलावा जो भी रिमोट सेंसिंग के प्लेलिस्ट में हमने डाल रखे हैं सारे वीडियोस, तो आप उसको जाकर एक्सेस कर लीजिएगा. थैंक यू.